हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सब बढ़िया रह रहे होंगे और अच्छे से अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज आपको दिख रहा है एकदम नई एनर्जी के साथ आज हम मिले हैं आप लोग के साथ। तो आज जो हमारा मेनली यहाँ आने का पर्पस था वो था सब्जेक्ट को स्टार्ट करना। जब आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखोगे वहां पे हमने एसएससी जेई का क्या स्ट्रेटेजी रखोगे आप पढ़ाई के लिए इस बार से, तो उसके बारे में हमने बात किया था, है ना। बट जो अब हम पढ़ेंगे, अब हम यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे, अपना पढ़ाई का सीजन शुरू करेंगे। तो पढ़ाई का सीजन शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोल देता हूँ, जिन्हें भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टीट्यूट से, आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्काईलाइट क्लासेस आप गूगल भी कर सकते हैं, वहां से आप चेक करके जो भी आपको डिटेल्स चाहिए उस डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कांटेक्ट का जो आपका नंबर रहेगा, अगर आपको वहां पे नहीं मिल रहा आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। यहां से आप इस नंबर पे आप कॉल करके आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीजें आपको जाननी है वो सारी चीजें आपको यहां से दे दी जाएगी। उसके बाद भी एक और चीज बोलता हूं, जो ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, तो यहां से जो अभी फी का जो डिस्काउंटेबल चल रहा है ऑफर, उसका भी आप लोग यहां से मैक्सिमम अपना फायदा ले सकते हैं। अभी जो कुछ सीटों के लिए, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो आपका टोटल फी है वो डिस्काउंटेबल कर दिया गया है 50%, वो भी, बट ये लिमिटेड ही है और ये जो आपका सिर्फ वैलिडिटी है वो 15 अगस्त तक है। तो जिस स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हमें अब ऑनलाइन के लिए अपना जाना है तो आप जा सकते हैं। स्काईलाइट आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आया है, आप यहां से मैक्सिमम अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। और जो क्लासेस चलेगी वो आपका सीक्वेंसली इसी तरह से क्लासेस चलते रहेगा आपका सब्जेक्ट वाइज। जिनको भी आपको लेना है क्लासेस आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशंस वगैरह, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह इस नंबर पे अपना कॉल करके करवा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी चीज को कोई डाउट्स वगैरह रहता है, कुछ और चीजें अगर कुछ ना होता है, तो जो भी वीडियो अभी मैं ये डालने वाला हूँ, ये वीडियो जब डालूंगा तो वहां पे आपके अगर कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप उसको अपना कमेंट सेक्शन से भी आप अपना पूछ के क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड। तो अब हम यहाँ पे मेनली अपना स्टार्ट करेंगे पढ़ाई का, और जो हमारा पढ़ाई चलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। जो पढ़ाई रहेगा वो हमारा मेनली एसएससी जेई 2023-2024 के बेसिस से अभी हमारा प्रॉपर चलेगा। जो स्टूडेंट एसएससी जेई 2023 का देना चाह रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट्स अभी से पेपर तक हो पाएंगे वो यहाँ पे आप कवर करने की कोशिश करना। एंड जो स्टूडेंट अपना फाउंडेशन, अपना बेसिक से भी अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंटिन्यू करके आप 2024 के बैच के लिए आप जा सकते हो। क्लियर है। जो भी सब्जेक्ट चलेंगे, चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई और भी फैकल्टीज आपके यहाँ पे डील करेंगे, तो वो मेनली इसी बेसिस पे चलेंगे। जिनको 2023 का पेपर देना है तो जितना पोर्शन होगा वो 2023 का देंगे, देन आफ्टर हम लोग अपना 2024 के लिए भी फोकस करेंगे, तो अपना पढ़ाई वहां पे हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। क्लियर है। उसके बाद इस सेशन में, इस ड्यूरेशन में 2023 से जो 24 का पेपर दोगे, इसके बीच में और भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे डीडीए का वैकेंसी निकल जाता है, इस बीच में एक्सपेक्टेड है कि रेलवे का वैकेंसीज आएगा, तब आप बोलोगे कि सर उसकी चीजें हमारी कैसे होगी, तो उसके लिए भी आपको बाद में इन्फॉर्म करवाया जाएगा कि उसके लिए हमें किस बेसिस पे चलना है और क्या पैटर्न रख के कैसे करके हमें तैयारी करनी है। उसके बारे में आप सबको वेल नोन सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। क्लियर है फ्रेंड। तो अभी से हम अपना फोकस करेंगे, अपना पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेंगे एसएससी जेई 2023 और 24 का पेपर। क्लियर है। मेनली जो स्टूडेंट इनिशियल स्टेज में, मैं मेनली उनको जो डाल के बोलना चाहूंगा, जो इनिशियली है, जो अभी डिप्लोमा पास आउट है या बीटेक पास आउट है, जो एसएससी जेई की अपना तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो अपना फोकस आप टारगेट सेट कर लो कि हमें एनी हो 2024 वाला पेपर हमें क्लियर करना है। और एक बात मैं क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी सबको यही बात बोलता हूं कि जो भी एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट इतना टारगेट अपना सेट कर लो, आप ये सोच के चलो कि हमें एसएससी जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। को ध्यान में बिठा लो, हमें एसएससी जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ना ही गार्जियंस इतने आपको अलाउ करेंगे कि आप अगला 2025 भी चले जाओ। बहुत टाइम टेकन होता है एसएससी का, तो फिर उसके थ्रू आप मत जाना। 2025 का आप समझ देखना, कैसे भी करके 2024 का पेपर निकाल लेना। वैसे भी हमें पता है गार्जियंस आपको 2 साल 2.5 साल होएंगे नहीं। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा जो मेन पर्पस रहेगा, फंडा रहेगा, वो एसएससी जेई 2024 जो स्टूडेंट अभी के पास आउट हैं।
क्लियर है। और जो 2023 के लिए भी कर रहे हो, अपना जो पहले से कुछ ना कुछ तैयारी कर रखे होगे तो अपना उसके लिए फोकस करो, और जो पहले से तैयारी कर रहे हो अपना टारगेट सेट कर लो, 2023 का पेपर हमें देके जॉब लेनी है। क्लियर है। और एक बात, अभी आने वाला जो 8 से 9 महीने हैं, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलेगा, तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी को कैसे हमें यूटिलाइज करना है उस पर आपको देखना है। क्लियर है। तो इतनी सारी बातों के साथ अब हम अपना मेनली पढ़ाई का स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जो भी हम पढ़ाई करेंगे एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रहेगा, बट थ्रू आउट, ध्यान देना फिर से कह रहा हूं, थ्रू आउट हम स्टडी करेंगे ऑल जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट मींस जो भी हम सिलेबस पढ़ेंगे वो एसएससी जेईई भी पढ़ेंगे, आरआरबी जेईई के भी स्टार्टिंग से करेंगे, एंड स्टेट जेईई भी स्टार्टिंग से करेंगे। बट जब ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा तो उस समय क्या हमारा डिफर करेगा उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। तो अभी ध्यान रखना, हमें हर एक चीज को फोकस करके थ्रू आउट पढ़ाई करनी है, क्योंकि एक ही बार अपने को पढ़ाई करनी है, एक बार पढ़ के अपने को नौकरी लेना है। क्लियर है। करें अपना स्टार्ट। तो जो आप बोलोगे अब कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबके लिए न्यूज़ भी है कि हमारा जो मेन जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या हमारा स्टार्ट होगा? फ्लूइड मैकेनिक्स। लेकिन मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ पहले फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद फिर हम हाइड्रोलिक मशीन डील करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सबको एक बात कह देता हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक दोनों पढ़ाएंगे हम जब तक ये साथ साथ खत्म ना हो जाए। अदरवाइज हम ऑफलाइन क्लासेस में हाइड्रोलिक को एट द एंड ही पढ़ाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक दोनों को हम कंबाइन खत्म करेंगे। क्लियर है। और कैसे पढ़ना है, प्री के कैसे पढ़ना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्रीवियस आप जो लेक्चर हमने स्ट्रेटेजी वाला डाला था आप उसको जाके देख लेना, फिर आपको वहां से एक लिटिल बिट आइडिया आ जाएगा। बाद में इन बिटवीन जब हम क्लासेस करेंगे तो वो चीजों को हम फिर से रिपीट करते रहेंगे, जो स्टूडेंट ने जहां से जिनका मिस कर जाओगे और या फिर वो वीडियो देख के भूल गए तो हम उनसे बोलने भी नहीं देंगे, वहां से हम सारी चीजों को आपका कवर करवा देंगे। क्लियर है। तो सबको हेडिंग दे दो अपना, आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स कीजिए हेडिंग सबको, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। तो देखो जरा आप सबको थोड़ा, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जब स्टार्ट करेंगे एक बात ध्यान रखना आप सबको कि हमेशा पहले कॉन्सेप्ट बनाने पे फोकस करो। किस पे? कॉन्सेप्ट बनाने पे। रटने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि अभी जो पेपर होने वाला है एसएससी का मेंस, आपको पता है कि वो कर दिया है 300 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, अब उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। दैट मींस एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। दैट मींस अगर थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा तो वो डीपली आएगा, तो आप वो चीजें तभी बनेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, रटने के पीछे मत भागना। ठीक है। तो आज जो भी इंट्रो क्लास रहेगी वो इंट्रो ही देखना आपका किस तरह से रहेगा, उसी के बेसिस पे हम उस चीजों को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है। तो जो हमारा मेन हमारा आपको दिख रहा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें दो वर्ड है हमारा, पहला है फ्लूइड, देन है हमारा मैकेनिक्स। तो पहले हम टॉपिक ही देखेंगे कि क्या होता है हमारा फ्लूइड, क्या होता है हमारा मैकेनिक्स। क्लियर है। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं मैकेनिक्स। क्या चेक करते हैं हम सबसे पहले? मैकेनिक्स। तो देखो ध्यान से, मैकेनिक्स होता क्या है? जब आप पढ़े हुए बुक लैंग्वेज वगैरह, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद फोर्सेस, ये वो है ना, अपने को वो सारी चीजें नहीं देखना है। सुनो क्या कहते हैं मैकेनिक्स, क्या कहता है। सपोज दिस इज योर बॉडी, ये हमारा एक बॉडी है और यहाँ पे हमने एक फोर्स लगा दिया F। अब आपको दिख रहा है कि जब आप फोर्स लगाया तो बॉडी चलना शुरू करेगा, बॉडी चलना शुरू कर रहा है। दैट मींस इस बॉडी की जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या हो रही है फ्रेंड्स? चेंज हो रही है। और अगर पोजीशन चेंज होगा दैट मींस इसका जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका जो एक्सीलरेशन है ये भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है। बट अगर मान लो यही सेम बॉडी है और इसको हम यहाँ पे फिक्स कर दें और देन आफ्टर यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएं, सपोज करो ये बॉडी को हमने यहाँ पे रख दिया, अब हम यहाँ पे फोर्स लगाएं, क्या ये बॉडी आगे जाएगा? नहीं जाएगा। दैट मींस आपने इधर फिक्स कर रखा है तो ये बॉडी आगे नहीं जाएगा। तो होगा क्या? जब आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी इस तरह से पिचक जाएगा, और जब इस तरह से पिचक जाएगा दैट मींस इस बॉडी का क्या चेंज हो गया? हमारा साइज चेंज हो गया। क्लियर है। दैट मींस अगर मान लो हमारा एक बॉडी कुछ इस तरह से है, समथिंग लाइक दैट, अगर मान लो यहाँ पे हमने एक शियर फोर्स लगा दिया F, दैट मींस आप इसे पकड़ के खींच रहे हो। जब आप खींचोगे तो क्या देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, दिखेगा ना। अब कुछ इस तरह से दिखेगा दैट मींस इसका क्या चेंज हो गया? शेप चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया?
शेप चेंज हो गया। तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिल रहा है, बॉडी को आप इस पोजीशन पे रखो या बॉडी को इस पोजीशन पे रखो या बॉडी को इस पोजीशन पे रखो, किसी भी पोजीशन पे आप बॉडी को रख लो, अगर उस पे आप फोर्सेस अप्लाई करोगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, चाहे इफेक्ट ये हो, चाहे इफेक्ट ये हो, चाहे इफेक्ट ये हो, बट कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और अगर कुछ भी अगर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसी साइंस को मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैकेनिक्स। समझ में आ गया? रटने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं फिर से सुनो कि अगर कोई भी बॉडी रहेगा, अगर हम उस पे फोर्सेस लगाएंगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वही साइंस हमारा क्या कहलाएगा? मैकेनिक्स। क्लियर है? यहाँ तक तो सिंपली लिख देता हूं मैं, इफेक्ट ऑफ external force on any body is called mechanics. Effect of external force on any body is called mechanics. That means अगर हमारा कोई भी बॉडी है, एनी बॉडी है, इस पे अगर हम फोर्सेस लगाएंगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वही क्या कहलाएगा? हमारा मैकेनिक्स। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ओके, लैंग्वेज बिल्कुल भी मत रटना, बस जैसे कॉन्सेप्ट वाइज करा रहे हैं वैसे कॉन्सेप्ट वाइज करना है अपने को। क्लियर है? टाइम भले ज्यादा लगेगा लेकिन अभी हम टाइम देंगे, जितना भी समय लगेगा तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है। क्लियर है? तो अपना बेसिक देखते रहना। वो स्टूडेंट जिनका एकदम पूरा इनिशियल है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अपने कॉलेज लाइफ में, स्टार्टिंग में भी नहीं पढ़ा, वो पूरा जीरो से अपना यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर सकता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, मैकेनिक्स पता चल गया किसको कहते हैं। थोड़ा एक बार जल्दी से लिख लो, फिर मैं इसे मिटाऊंगा जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सबको, है ना? कर लिए इतना? बढ़े आगे। नाउ गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स कर लिए? तो देखो जरा सबको ध्यान से देना, ध्यान देके एकदम सबको नजर लगा के। टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। अभी आपने देखा कि मैकेनिक्स किसे कहते थे? अगर हमारा एनी बॉडी था, कोई भी बॉडी था, तो वो हमारा मैकेनिक्स था। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने तरह का बॉडी होगा उतना तरह का मैकेनिक्स। देखो कितनी अच्छी बात है। अगर कोई भी बॉडी था, एनी बॉडी था, देन कॉल्ड मैकेनिक्स। अगर हमारा जितना तरह का बॉडी होगा, तो बॉडी हम बचपन से तीन ही चीज पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन बॉडी पढ़ते आ रहे हैं। दैट मींस मैकेनिक्स भी कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। लेकिन देखना भी कैसे, सुनना थोड़ा पहले। ये जब लिक्विड और गैस को जब आप मिलाओगे तो ये कहलाता है हमारा फ्लूइड। क्या कहलाता है? फ्लूइड। तो जब अभी हम फ्लूइड का डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पे पूछना नहीं कैसे, यहाँ पे अभी क्लियर हो गया कि फ्लूइड इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड प्लस गैस। समझ में आ गया? फ्लूइड किसको बोलते हैं? लिक्विड प्लस गैस। दैट मींस बॉडी अब हमारे पास दो ही अवेलेबल है, एक फ्लूइड देन सॉलिड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ solid is further divided into two parts. First one is your rigid body and second one is your deformable body. Rigid body and deformable body. Getting my point? रिजिड बॉडी होता क्या है? रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसपे आप कितना भी फोर्सेस अप्लाई कर लो बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, बट ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, जिस वजह से रिजिड बॉडी को एक हाइपोथेटिकल बॉडी, एक काल्पनिक बॉडी बोला गया है। क्लियर है? इतना पता चल गया क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथेटिकल बॉडी या फिर काल्पनिक बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी किसको कहते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब ये है, नाम है डिफॉर्मेबल, दैट मींस फोर्सेस हमने लगाया बॉडी डिफॉर्म कर गया। क्लियर? इसको कहते हैं डिफॉर्मेबल। और एक हो गया हमारा फ्लूइड, दैट मींस अब बॉडी कितने हो गए आपके पास? तीन। तो मैकेनिक्स भी कितने तरह के होंगे? तीन तरह के। समझ में आया? सॉलिड, लिक्विड, गैस से नहीं, तो वहां से रिजिड, डिफॉर्मेबल एंड फ्लूइड से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ देखो थोड़ा कहता क्या है। अगर हमारा रिजिड बॉडी है, जब आप इस पे फोर्सेस लगाओगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो मैकेनिक्स कहलाता है। तो वो कौन सा मैकेनिक्स कहलाता है? वो कहलाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या कहलाता है मेरे स्टूडेंट? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो कोई पूछेगा व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो क्या बोलोगे? इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी। काम खत्म। क्लियर है? जब आएंगे हम डिफॉर्मेबल बॉडी पे, तो यहाँ पे भी अगर जैसे ही आप फोर्सेस लगाओगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ इफेक्ट
प्रोड्यूस होगा, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो भी मैकेनिक्स कहलाएगा। तो वो कौन सा मैकेनिक्स कहलाएगा? वो कहलाएगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसे आप बोलते हो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो यहाँ से कोई भी आज के बाद पूछ ले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, बोल देना इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी। याद रहेगा, इतना सा रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप फ्लूइड को देखोगे, जब आप इस पे फोर्सेस लगाओगे तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और जब ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ये भी मैकेनिक्स देगा, और उसी मैकेनिक्स को बोलते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि भी हम पढ़ने वाले हैं। तो कोई पूछे आज के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स आता कहाँ से है, तुमको बोलना फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा पार्ट्स है, टाइप्स है हमारा किसका? मैकेनिक्स का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है वो किसका टाइप है? हमारा मैकेनिक्स का। अगर कोई आज के बाद आपसे पूछेगा तो क्लियर है, बेसिक पता चल गया। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स किसे कहते हैं? अगर हमारा एनी बॉडी रहेगा तो मैकेनिक्स, एनी बॉडी में अगर सॉलिड बॉडी हो जाएगा तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगा तो फोम, और फ्लूइड हो जाएगा तो क्लियर है। तो आप जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो वहां पे आप अप्लाइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स आप बोलते थे, लेकिन एक्चुअल वो मैकेनिक्स नहीं था, वो था हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और वहां पे जो बॉडी था, वहां पे बॉडी क्या था? हमारा रिजिड बॉडी था। और रिजिड बॉडी उस बॉडी को बोलते हैं जिस पे आप कितना भी फोर्सेस लगा लो बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। जस्ट एक हाइपोथेटिकल बॉडी, अपना एजम्पशन से लेते हैं इंजीनियरिंग में। अगर हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा ये जो बोर्ड है ये हमारा रिजिड है, दैट मींस इस बोर्ड पे अब आप भाले से भी प्रहार करो, ये बोर्ड नहीं टूटना चाहिए अकॉर्डिंग टू एजम्पशन। पता चल गया ना हमारे दिन क्या प्रैक्टिकली संभव है? नहीं संभव है। बढ़े आगे, करें आगे से, वेरी गुड। नाउ बिठा दो अब इसको, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये अभी हम टॉपिक ही देख रहे हैं, तो हमें मैकेनिक्स क्या होता है ये पता चल गया, और फ्लूइड मैकेनिक्स कहां से आता है ये भी क्लियर हो गया। अब हम अपना मूव करते हैं सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट में हमारा पहला टॉपिक जो बनता है वो पहला टॉपिक हमारा बनता है फ्लूइड। क्या बनता है हमारा पहला टॉपिक? फ्लूइड। क्लियर है? तो फ्लूइड का भी डेफिनेशन आपने बुक में बहुत चीजें देखा होगा, व्हिच इज कैपेबल टू फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस और शियर फोर्स। पर हम आज से इतना चीजें कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, ये सब सिंपली याद रखना है कि फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड प्लस गैस। इतना ही याद रखना है। फ्लूइड इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड प्लस गैस। फ्लो तो लिक्विड भी हो सकता है, फ्लो तो गैस भी हो सकता है। तो सिंपली बोल देंगे व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड प्लस गैस, दैट्स इट। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? अब एक बात सुनना, जब आप लिक्विड देखोगे, लिक्विड तो हमारे पास बहुत अवेलेबल है, वाटर, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन हम सब नहीं पढ़ते हैं। हम यहाँ पे मेनली फोकस किस पे करते हैं? वाटर पे। तो एक बात अभी से यहाँ ध्यान रखना, इन केस ऑफ लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है वो किसको बोलते हैं हम? वाटर को। और इन केस ऑफ गैस स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है वो किसको बोलते हैं हम? एयर को। पता चल गया? तो पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमारा फ्लूइड रहेगा मेनली, वहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे? मेजरली वाटर के बारे में और एयर के बारे में। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये जो वाटर होते हैं, ये जो लिक्विड होते हैं, वो होता है हमारा इनकॉम्प्रेसिबल। क्या होता है हमारा? इनकॉम्प्रेसिबल। और जो गैसेस होता है वो कहलाता है हमारा कॉम्प्रेसिबल। गैसेस क्या कहलाता है? कॉम्प्रेसिबल। और वाटर क्या कहलाता है हमारे? इनकॉम्प्रेसिबल। और मैथमेटिकली कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल कैसे कहते हैं? जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड को, तो वहां पे मेजरली बताऊंगा कि इनकॉम्प्रेसिबल कब कहलाएगा, कॉम्प्रेसिबल कब कहलाएगा। अभी बस जस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नाम से बस याद रख लेना कि कॉम्प्रेसिबल है कॉम्प्रेस होगा, तो कॉम्प्रेस कौन होगा? गैस और एयर। अगर हमारा इनकॉम्प्रेसिबल है दैट मींस वो कॉम्प्रेस नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा? वाटर और लिक्विड। इतना नाम से याद रख लोगे ना फ्रेंड, क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे ना डीपली जानेंगे वहां से इनकॉम्प्रेसिबल कब बोलते हैं, कॉम्प्रेसिबल कब बोलते हैं, मैक नंबर की वैल्यू कितनी होती है, या इसका डेफिनेशन कितना होता है, ये सब चीजों को पूरे अच्छे से ही पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है अपने को। क्लियर है? याद कर लिए इस चीजों को? थोड़ा एक बार फटाफट इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। क्लियर है? कोई पूछेगा क्या बोलोगे? फ्लूइड हमारा दो चीजों का कंपोजिशन है, लिक्विड और गैस का। इन केस ऑफ लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर व्हिच इज इनकॉम्प्रेसिबल। इन केस ऑफ गैस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर व्हिच इज कॉम्प्रेसिबल इन नेचर। गेटिंग माय पॉइंट? बढ़े आगे? गुड। नाउ अभी हमारा बेसिक है, सिलेबस भी स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो इधर थोड़ा ध्यान से, जब आप फ्लूइड्स के बारे में जान लेते हैं, जब आप लिक्विड सॉलिड ये सब देख रहे हैं,
तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जिसको बोलते हैं हम डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। मेजरली स्टूडेंट क्या करता है पता है आपको, वो सॉलिड लिक्विड सबका डिफरेंस तो कोई जानता ही नहीं है, ना ही सोचता है, और इसका आगे चल के यूज हो जाएगा। फिर आप बोलोगे अरे सर ये आया कहाँ से, नहीं आया। तो मेजरली उसके लिए हम देख रहे हैं अपना फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो है वो तो लिखेंगे, साथ साथ ये एक्स्ट्रा चीजों के बारे में भी हम बात करते हुए जा रहे हैं कि अगर बाई चांस अगर ये सब यूज हो तो उस समय कभी ना लगे कि हमने इसको नहीं पढ़ा था। क्लियर है? तो हम अभी देख लेते हैं सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस होता क्या है, क्योंकि हम बचपन में तो सुने तो थे कि सॉलिड हमारा नहीं बहेगा, लिक्विड हमारा बह जाएगा, बट ये सब डेफिनेशन नहीं देना है। अब आप 11th 10th के या फिर 9th 10th के स्टूडेंट नहीं है, अब आप डिप्लोमा बीटेक कर चुके हैं। क्लियर है? तो जो हमारा डेफिनेशन भी होना चाहिए वो एक इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, ना कि 9th 10th के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है मेरे फ्रेंड्स? तो बढ़ाते हैं आगे कहानी। हमारा है सॉलिड, देना है हमारा लिक्विड। तो सोचना थोड़ा देर को कैसे कैसे करेंगे, ध्यान देना। सपोज करो ये हमारा एक सॉलिड बॉडी है, गेटिंग, एंड हियर वी अप्लाई ए फोर्स F। हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया है। अब आप खुद सोचो, अगर सॉलिड बॉडी है तो अपने को पता है सॉलिड बॉडी जो होता है वो कुछ ना कुछ लोड को रेजिस्ट करता है। क्या करता है? कुछ ना कुछ लोड को रेजिस्ट। अपने कॉलेज सब में ये सभी देखो चीजें कभी पढ़े होंगे, ये आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। पढ़े थे? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है? यहाँ पे जानता है इस पॉइंट को क्या कहते हो आप, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, देन इलास्टिक लिमिट, देन अपर एंड पॉइंट, देन लोअर एंड पॉइंट, देन अल्टीमेट पॉइंट, देन ब्रेकिंग पॉइंट। दैट मींस इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट कहलाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस पॉइंट तक अगर हम लोड अप्लाई करके अगर छोड़ देते हैं तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। यही पढ़ा था हमने। तो क्या कहता है सुनो, इस पॉइंट तक अगर लोड अप्लाई करके अगर आप छोड़ रहे हो, दैट मींस उस पॉइंट तक वो लोड को रेजिस्ट कर लेना है। दैट मींस अगर एक सॉलिड बॉडी है तो वो कुछ ना कुछ लोड को रेजिस्ट करेगा। उसके बाद जैसे ही आपने उससे ज्यादा फोर्सेस लगाओगे देन बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा। तो हमने भी कह दिया कि ये जैसे ही ज्यादा लगाया लोड तो ये बॉडी थीटा एंगल से डिफॉर्म कर गया। क्लियर है? देन आप बोलोगे सर कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफॉर्मेशन का, और अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफॉर्मेशन है तो स्ट्रेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफॉर्मेशन का। थीटा इज व्हाट? थीटा इज योर डिफॉर्मेशन। गेटिंग? क्लियर है? बट यही चीज जब हम लिक्विड पे लेंगे, लुक हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ये लिक्विड है, इस पे अगर हम जैसे ही फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो हमें पता है लिक्विड में कितना भी आप फोर्सेस लगा लो वो हमारा डिपेंड नहीं करता है। दैट मींस वहां पे हमें क्या मिलता है कि अगर लिक्विड रहेगा उस पे थोड़ा भी फोर्सेस लगाया बॉडी में डिफॉर्मेशन होती है, और डिफॉर्मेशन जो होती है वो कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन होती है। जब आप बचपन में देखना, गांव जब हम छोटे थे क्या करते थे, नीचे पानी वगैरह रहता था ना, वहां पे हम उंगली भी टच कर देते थे और उसको बहा के खींच के ले जाते थे ना। तो दैट मींस वहां पे क्या कह रहे हैं कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो उस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि सॉलिड पे डिपेंड कर रहा है कि अगर इस पॉइंट से ज्यादा अगर आप लोड लगाओगे तभी हम हिलेंगे। क्लियर? जबकि लिक्विड में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि सॉलिड में सॉलिड बॉडी जो रहेगा इसमें डिपेंड करेगा कि आपने कितना फोर्स लगाया, लेकिन लिक्विड में डिपेंड नहीं करेगा आपने कितना फोर्स लगाया। दूसरी बात, जो सॉलिड था आपने एक बार हथौड़ा मारा, डिफॉर्मेशन आ गया, लेट से मान लिया थीटा एंगल से, लेकिन लिक्विड में हमें क्या दिख रहा है, जैसे ही हमने उंगली को हटा दिया फिर भी पानी बहता है। अब फिर भी अगर पानी बह रहा है दैट मींस ये इस तरह से डिफॉर्म करते जा रहा है कंटीन्यूअसली। तो इसको भी यहां पे अगर मान लो थीटा एंगल है, यहां थीटा 2 होगा, यहां थीटा 3 होगा, यहां हमारा थीटा 4 होगा। दैट मींस इस केस में आप बोल सकते हो कि थीटा डायरेक्टली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा नहीं है, और अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा नहीं है तो स्ट्रेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा नहीं है। तो है क्या, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का। d थीटा अपॉन dt इज व्हाट? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन दैट मींस ये जो थीटा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा? टाइम पे। सही बात है ना? पानी यहां से वहां तक अगर आगे बह के जाएगा तो कुछ ना कुछ समय लेगा ना। दैट मींस जो डिफॉर्मेशन हो रहा है थीटा ये डिफॉर्मेशन जो हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हमने लिखा कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d थीटा बाय dt का। क्लियर है? और d थीटा बाय dt क्या कहलाता है? हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो आज के बाद अगर कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड तो क्या बोलोगे? सॉलिड कुछ ना कुछ लोड को रेजिस्ट करेगा और लिक्विड कुछ भी लोड को रेजिस्ट नहीं करेगा। इन केस ऑफ सॉलिड स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफॉर्मेशन का, बट इन केस ऑफ लिक्विड स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का। बोल दो कितना? और इस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जब हम आगे पढ़ेंगे इसका यूज करूंगा जब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी।
क्लियर है? देखना उस दिन आप बोलोगे हाँ सर ये आपने क्यों पढ़ाया, क्यों जरूरी था हमारे लिए, तब आप उस दिन इस बात को एनालिसिस कर पाओगे। क्लियर है? यहाँ तक करो इसको थोड़ा जल्दी से आगे। पता चला ना, है ना? तो मेजरली हमें पता चल गया फ्लूइड के बारे में और हमारा सॉलिड और लिक्विड के डिफरेंस के बारे में हमें मेजरली पता चल गया। क्लियर है फ्रेंड? नाउ राइट डाउन सिलेबस। ये बेसिक था जो कि हमने एक बार सबको बताना था, तो हमने एक बार बता दिया है ना। नाउ हेडिंग करो सिलेबस, जल्दी जल्दी। और हमने सिलेबस बोला था कि हमें सिलेबस जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें थ्रू आउट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चाहे हम जेईई का पेपर देने जाएं, आरआरबी का पेपर देने जाएं या गेट का पेपर देने जाएं, किसी का भी पेपर देने जाएं, सब पढ़ के यहाँ से काम होगा। क्लियर है? अपना देखते हैं जो हमारा सिलेबस है वो है क्या। सिलेबस देखो दर्शक को ध्यान से, जो सिलेबस रहेगा हमारा, जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा, वो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज एक बात सुन लो, जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है वो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है। इसको अच्छे से पढ़ना, सबसे ज्यादा टाइम इसी में लूंगा, इसी को अच्छे से पूरा पहले देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? दूसरा चैप्टर हमारा जाएगा प्रेशर मेजरमेंट। इसको भी हम डीपली पढ़ेंगे, इस पे भी हमारा कोई कमी नहीं रहने देंगे, सब अच्छे से देखेंगे। देन पढ़ेंगे हम चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। देन चैप्टर हम पढ़ेंगे बुओयंसी। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे फ्लो थ्रू पाइप। हमारे साथ ही लिखते जाना, ठीक है ना, जो भी देख रहे हो सब कोई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। एंड लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नोच एंड वियर। तो ये जो कहानी है, ये है फ्लूइड मैकेनिक्स की। अभी हम हाइड्रोलिक मशीन के बारे में बात नहीं किए हैं, हाइड्रोलिक मशीन के बारे में भी डिस्कस करेंगे जब इन सारे चैप्टर्स को पढ़ लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? ध्यान रखोगे इतना, आप सबको इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपना प्रॉपर नोट्स भी बनाना। इस बात को मैं कह रहा हूं फिर से, प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि वही तुम्हारी एक मेन संपत्ति रहेगी। ठीक है ना? तो उस नोट्स को भी क्लियरली ऐसे बनाना, नोट्स में अपने सारे सिलेबस दिखाना। ये सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स है। हाइड्रोलिक मशीन जब हम पढ़ेंगे, टरबाइन, पंप, नोच, ये सब चीजें तो वहां पे देखेंगे, इंपैक्ट ऑब्जेक्ट सब सिलेबस में लिखाऊंगा। क्लियर है? तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, जिनको करना होगा उन्हें इन्फॉर्म करना कि अभी यहाँ पे हमारा ऑनलाइन भी शुरू हो गया है सेशन। तो जिनको कांटेक्ट करना होगा, जिनको अपने बैचेस लेने होंगे, वो यहाँ पे कांटेक्ट करना, जैसा कि हमने आपको नंबर स्टार्टिंग में दे रखा था। क्लियर है? तो आज की वीडियो में यहीं तक रख रहा हूँ। आगे से हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा मेन जो टॉपिक होगा हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है पहला वो क्या है हमारा फ्लूइड प्रॉपर्टीज। वहां से जानेंगे प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्यों? क्योंकि बुक में डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर्टीज के मेजरली आपको मिलेंगे नहीं। वहां पे आप टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज भले देखते हो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, बट हम जानेंगे वहां पे प्रॉपर्टीज होता क्या है। और उसके बारे में ट्रिक भी सिखाऊंगा कि कैसे पहचानोगे आप कौन सा प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है, कौन सा इंटेंसिव है। विदाउट डेफिनेशन सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? थैंक यू।